विकास जी, जी सर, आप माशाल्लाह एक एजुकेशनिस्ट हैं। आप बच्चों को हमेशा सिखाते रहते हैं, लोगों को सिखाते रहते हैं, लोग बहुत सीखते हैं आपसे। आपका रिश्ता कैसा रहा है उर्दू के साथ? मैं जिस फैमिली से हूं, मेरे दादाजी को एक ही भाषा लिखनी पढ़नी आती थी, वो उर्दू थी, क्योंकि वो पंजाब की बैकग्राउंड से थे और पंजाब का वो एरिया जहां पर उस समय उर्दू का काफी चलन था। तो बचपन में हमने अपने घरों में उर्दू के अखबार आते हुए देखे, जो मैं नहीं समझ पाता था। मेरे पेरेंट्स भी नहीं समझते थे, क्योंकि मेरे पेरेंट्स हिंदी के प्रोफेसर रहे, टीचर रहे, दोनों ही। तो हमारे घर में उर्दू और हिंदी दोनों साथ साथ चलती थी, बढ़िया चलती थी। हमने हिंदी सीखी, अच्छे से सीखी, लेकिन उर्दू का पहला शेर जो मेरे पिताजी ने मुझे एक बार सिखाया, जी सर, वो अल्लामा इकबाल का था, जिसमें वो कहते हैं, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे। फिर से बोलता हूं, आहा के बाद फिर से ना बोले तो क्या फायदा होगा। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। वाह, क्या बात। तो ये पहला शेर था जिससे मेरा सीधा रिश्ता उर्दू या रेख्ता या हिंदवी जबान से हुआ। तो मैं बचपन से मंच पे खूब रहा हूँ, स्टेज पे खूब रहा हूँ। तो मुझे स्टेज पे एहसास हुआ कि जब उर्दू की दो पंक्तियां आती हैं, एक शेर आ जाता है, तो उसका बात का वजन बढ़ जाता है। जी जी। तो मैं हल्का हल्का सीखता रहा, जितना सीख पाया। एक बड़ा अच्छा सौभाग्य मेरा हुआ कि मैं जब डीयू में आया तो मेरी परसेंटेज ऐसी थी कि मैं कैंपस में पढ़ सकता था, पर किसी और वजह से, क्योंकि मेरे एक दोस्त ने जाकिर हुसैन कॉलेज में एडमिशन लिया और मैं दोस्ती निभाने के लिए वहीं चला गया। वाह, कि अब दोस्त वहां है तो फिर मुझे वहां होना चाहिए। हालांकि दोस्त अगले साल हिंदू चला गया, लेकिन मैं वहीं रह गया उसके बाद। तो मेरा दिल वहां लग गया। और जब मुझे पता लगा, अगर आपने जाकिर हुसैन देखा हो तो उसकी पुरानी बिल्डिंग अजमेरी गेट पे है, नई बिल्डिंग तुर्कमान गेट पे है जी। तो मैं उस बैच का स्टूडेंट हूँ, 1990 से 93। तो 90 से 91 हम पुरानी बिल्डिंग में थे, 91 से हम नई बिल्डिंग में आ गए थे। तो पुरानी बिल्डिंग के बारे में जो सबसे अच्छा वाकया सुनने को मिला कि मिर्जा गालिब उस कॉलेज में पढ़ाने के लिए एक बार मुकर्रर हुए थे, पर गालिब गालिब थे। वो आए और क्योंकि प्रिंसिपल उनको रिसीव करने बाहर नहीं आया तो लौट गए जी। और उसके बाद आए ही नहीं। तो हम यही सोचते थे कि ये वो खास कॉलेज है जहां गालिब आए। और फिर हमने गालिब की गलियां देखी, बल्ली मारान का इलाका देखा। गालिब को लेकर वहां शौक थोड़ा हुआ। और उस कॉलेज में खास परंपरा थी जो मेरे ख्याल से हर जगह होनी चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं होती है। हमने डिबेट्स खूब की थी, डेक्लेमेशन खूब किए थे, खूब मंच पे क्विज सब कुछ किया था। यहां आके पता लगा कि एक और कंपटीशन होता है, बेतबाजी। जी। और हम तो हरियाणा से थे, हम तो बेतबाजी जानते थे। तो हमें लगा शायद बेत मारना होता हुआ इसमें। फिर पता लगा कि बैत का मतलब शेर के दोनों मिसरे मिला के उसको बैत कहते हैं, और बैतबाजी का मतलब है शेर का जवाब शेर से दिया जाए। मेरी दिली तमन्ना थी कि मैं उससे पार्टिसिपेट करूं, पर मेरी हिम्मत कभी पड़ी नहीं, क्योंकि मुझे उतने शेर आते नहीं थे। मैं सुनता था, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों था कि वो लड़कियों में ही कंपटीशन ज्यादा होता था, लड़कों में आमतौर पर नहीं होता था। शायद कोई ऐसा ट्रेडिशन रहा होगा, पर मुझे बड़ा रश्क होता था ये देख के कि ये लोग कैसे हर बात पे एक शेर सुना देते हैं। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उसको सीखूं। और जब मैं यूपीएससी का इंटरव्यू दे रहा था अपना, तो मैंने जानबूझ के अपने उसमें एक हॉबी लिखी, शेर व शायरी पढ़ना, ताकि उसी प्रेशर में पढ़ने का मौका मिल जाए। सही। और फिर मैंने करीब 1 से 2 महीने पूरा उर्दू शायरी का इतिहास ठीक से पढ़ा, बहुत सारे शायरों को पढ़ा, उनके बहुत सारे शेर, मतलब मेरा ख्याल है मुझे 500 शेर तो याद होंगे कम से कम, क्योंकि मुझे उसका बहुत शौक हुआ। और वो फिर क्योंकि हिंदी साहित्य मेरा विषय रहा, मैंने उसमें पीएचडी किया। हिंदी उर्दू रिलेशनशिप को समझना वो एक शौक रहा। एक राज की बात यह है कि मैंने 6 महीने पहले उर्दू सीखने के लिए कोर्स में एडमिशन भी लिया था लेकिन मैं क्लास कर नहीं पाया। और जो मेरे उस्ताद हैं वो कल यहाँ आए हुए थे, लखनऊ में एक शख्स हैं, अभिषेक उनका नाम है, अभिषेक शुक्ला, वो उर्दू सिखाते हैं, बहुत अच्छे शायर भी हैं, तो हमारे दोस्त भी हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे भी सिखा दो भाई, आप सिखाते हो तो उनका वायदा है सिखाएंगे, बस
समय की कमी है, लेकिन हो सकता है कि साल 2 साल बाद मैं उर्दू लिखना भी सीख जाऊं। अभी मैं समझता तो हूँ, बातचीत तो कर लेता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। इस अजीम ख्वाहिश में हम आपके साथ हैं, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। और सर, आपको ऐसा लगता है कि अपनी ज़बान, जैसे इंडिया में जनरली, मैंने भी इत्तेफाक से एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा और बाद में अपनी ज़बान की तरफ आया, जब लोगों से मिला और फिर अपने उस पर एक फ़ख्र हुआ कि नहीं, ये मेरी ज़बान है, मुझे बोलना चाहिए। ये बात उर्दू के लिए भी उतनी सादिक आती है जितनी हिंदी के लिए है। जो लोग जनरली आजकल इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, वो अपनी ज़बान की तरफ कैसे आए? मेरा बेटा 12वीं क्लास में है और अभी लंदन में पढ़ता है। पूरा इंग्लिश में पढ़ता है। जब वो 7वीं 8वीं क्लास में है तो उसको स्कूल में ऑप्शन मिला कि कौन सी लैंग्वेज पढ़े, तो इंग्लिश मीडियम था और उसने फ्रेंच लैंग्वेज चूज कर ली। जब मुझे पता लगा तो मैंने उससे यही कहा कि भाई, कुछ तो पेरेंट्स का भी ध्यान रखो। इंग्लिश सीख रहे हो ठीक है, साथ में अपनी भाषा भी सीखो। तो फ्रेंच छोड़ के उसको हिंदी में दिलवाई। उसके स्कूल में शायद वो अकेला बच्चा हिंदी वाला था, बाकी सब फ्रेंच और पता नहीं कौन कौन सी भाषाएं पढ़ रहे थे। धीरे धीरे उसको हिंदी में मजा आने लगा और बहुत मजे की बात है कि आजकल वो टूटी फूटी शायरी भी करने लग गया है। अब 12वीं क्लास का इंग्लिश मीडियम का लंदन में पढ़ने वाला बच्चा जब शायरी करता है तो टूटी फूटी करता है, लेकिन ठीक ठाक कर लेता है। और अभी अपनी शायरी कम करता है, इधर उधर के शेर सुन के सुनाने का उसको एक शौक लगा है। और मेरा ख्याल है कि एक भाषा होती है आत्मा की, रूह की भाषा, एक होती है दिमाग की भाषा। इसको हम मतलब अगर तकनीकी भाषा में कहें तो कॉग्निटिव लैंग्वेज के तौर पे आप कोई भी भाषा पढ़ें, अंग्रेजी पढ़े बिना काम नहीं चलेगा। ये बात सबको कहता हूँ, आपको ग्लोबल दुनिया में अंग्रेजी पढ़े बिना काम नहीं चलेगा। सही बात है, सीखना ही चाहिए, पर बेहतर है कि उस भाषा को दिमाग में रखिए, दिल में मत लाइए। दिल में, रूह में, आत्मा में अपनी भाषा, मातृभाषा या मादरे भाषा जो है उसको रखिए। और इसलिए हमारा एक उसूल है, मैं हरियाणा से रहा, मेरी जो भाषा है हिंदी है, थोड़ी पंजाबी है, हरियाणवी है, उर्दू में शौक से सीखता हूँ। मेरी पत्नी बिहार से हैं, उनकी भाषा मैथिली है। हमारा बेटा अंग्रेजी में, हिंदी में, मैथिली में भी ठीक ठीक हल्का हल्का, उर्दू में भी ठीक ठीक काम चलाता है। और अच्छी बात है कि वो हिंदी बोल के ज़्यादा अच्छा महसूस करता है अंग्रेजी की तुलना में, हालांकि उसकी अंग्रेजी काफ़ी अच्छी है। और मैंने एक बड़ी अच्छी बात देखी इस बीच में, मैं उसके स्कूल गया। पहले वो नोएडा में एक स्कूल में था, अंग्रेजी के अच्छे स्कूल में था। मुझे बड़ी चिंता थी कि ये बच्चे अपनी भाषा ना भूल जाएं, और मुझे भाषा को लेकर बड़ी चिंता रहती है। एक भाषा को बनाने में समाज को हजारों साल लगते हैं। वाह, सही बात। भुलाने में 50-100 साल लगते हैं। और एक भाषा खत्म होने का मतलब है कि हजारों साल की मेहनत जो लाखों करोड़ों लोगों ने की थी वो सब खत्म हो गई। तो मुझे चिंता थी कि मेरे बेटे के स्कूल में सारे बच्चे अंग्रेज ना हो, क्योंकि टीचर्स वहां सारे अंग्रेज थे। तो मैं वहां गुजर रहा था, मुझे बड़ा सुकून मिला जब मैंने देखा कि बच्चे आपस में झगड़ा और गाली गलौज हिंदी में कर रहे हैं। मुझे बड़ा सुकून मिला। सही। और मेरा बेटा बहुत कंफर्टेबल है, मैं जानता हूँ वो कौन कौन सी गालियां देना जानता है। और मैं उससे यही कहता हूँ कि बेटा गाली हिंदी में देना, बाकी अंग्रेजी में ठीक है। सही सही। तो मेरे दो इस मामले में ख्यालात हैं। पहला ये है कि अपनी भाषा को, हिंदी हो, उर्दू हो, रेख्ता हो, वो किसी के चाहने से खत्म होने वाली है नहीं। इतना आसान नहीं होता भाषा खत्म करना। भाषा एक लंबी उम्र होती है और दिल में हो तो उसको खत्म करना आसान नहीं होता। जावेद साहब ने एक शेर कुछ दिन पहले कहीं पढ़ा था, फिर मैंने भी कहीं वो शेर सुनाया एक जगह। उर्दू के बारे में है कि उर्दू क्या खत्म हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो वो शायर ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप, मतलब मैं ये कहूँगा सामान्य भाषा में, कि हम लोग, चाहे वो संस्कृत वाली हिंदी बोलने वाले लोग हों, चाहे उर्दू वाली हिंदी बोलने वाले लोग हों, उर्दू वाला आदमी संस्कृत की परंपरा के शब्दों के बिना 2 सेंटेंस बोल नहीं सकता। संस्कृत वाली हिंदी बोलने वाला उर्दू के लफ्जों के बिना 2 सेंटेंस बोल नहीं सकता जी। आप कितना ही कहते रहिए कि हिंदी अलग उर्दू अलग, आप 2 सेंटेंस बोल नहीं सकते एक दूसरे के बिना। सही सही। और इसलिए जब वो शायर कहता है उर्दू को हम एक रोज मिटा देंगे जहां से, अगर कोई सोचता है उर्दू को हम एक रोज मिटा देंगे जहां से,
ये बात भी कमबख्त ने उर्दू में कही है। वाह, ये मजाक नहीं है ना भाई, आप किसी भाषा को कैसे खत्म कर देंगे? लेकिन ऐसा नहीं है कि भाषा जिंदा रहती ही है हमेशा। आज की दुनिया में जितनी भाषाएं हैं उनमें से 80% भाषाएं वो हैं जिनको बोलने वालों की आबादी 10,000 से कम बची है। कुछ भाषाओं को बोलने वालों की आबादी 10 से कम बची है। वाह, अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो हमारी भाषाएं खत्म हो जाएंगी। और इसलिए मुझे एक राशिद साहब का शेर उर्दू को लेके बड़ा चिंता पैदा करता है। और मेरी हर चिंता जो उर्दू को लेके वो हिंदी को लेके भी। मेरी मातृभाषा हिंदी है और मैं हिंदी उर्दू में भेद नहीं करता, मैं दोनों को मतलब बहन समझता हूँ। और माँ और मौसी में काहे का भेद? मौसी तो ज्यादा प्यार करती है, उसमें ऐसी कौन सी दिक्कत है? माँ तो फिर भी लगाती है 2-4, मौसी तो लगाती भी नहीं है। मौसी का तो अलग ही मजा है। कबीर दास ने ऐसे ही नहीं कहा, कबीर यह घर प्रेम का खाला का घर नहीं, कि मौसी का घर थोड़ना है, प्यार है, इसमें सिर कटाना पड़ता है। मौसी कहने का मतलब है कि मोहब्बत जहां ज्यादा मिलती है। तो राशिद साहब ने बड़ी गहरी बात कही जो आप सबके लिए बहुत जरूरी है। नई जनरेशन बैठी है, मेरा आप सबसे निवेदन है, अपने बच्चे से भी कहता हूँ, आपसे भी कह रहा हूँ, खूब अंग्रेजी सीखो, खूब अंग्रेजी में काम करो, लेकिन अपनी भाषा भूलना मत। अगर अपनी भाषा छोड़ दी तो अगली पीढ़ी को वो दुनिया दे नहीं पाओगे जो पिछली पीढ़ी ने आपको दी थी। क्या बात, वो आपकी क्या बात, जिम्मेदारी है। बहुत अच्छी बात। और राशिद साहब ने कहा, मेरी अल्लाह से बस इतनी दुआ है राशिद, मेरी अल्लाह से बस इतनी दुआ है राशिद, कि मैं उर्दू में वसीयत लिखूं, बेटा पढ़ ले। वाह, ऐसा ना हो कि बेटा वसीयत पढ़ ना पाए क्योंकि उर्दू में लिखी हुई है। सही। और उर्दू की सबसे बड़ी बात है सिंप्लिसिटी। इतनी आसानी से बात कह रहा हूं मैं, क्योंकि हिंदी लिटरेचर भी पढ़ता पढ़ाता हूं। हिंदी का अपना मजा है, उर्दू का अपना मजा है, और उर्दू का जो असली मजा है वो सिंप्लिसिटी में। और दुनिया में सबसे मुश्किल काम है सिंपल चीज को सिंपल तरीके से कह देना। सच बात। चीजों को मुश्किल बनाना बहुत आसान है, मुश्किल चीजों को आसान करना बहुत मुश्किल है। वाह, और उर्दू की जो सबसे बड़ी खासियत है वो आसान करना है। मेरे एक विद्यार्थी ने, एक स्टूडेंट ने एक शेर मुझे 2-3 साल पहले सुनाया, तब से मैं मुरीद हो गया उस शेर का और मैं अक्सर उसका यूज करता हूँ सिंप्लिसिटी के लिए। कितनी सिंपल बात है, कितनी गहराई से और आसानी से कह दी है। जब जब आपका किसी से इमोशनल डिस्कनेक्ट हो, मनोविज्ञान के लोग, साइकोलॉजी के लोग बड़ी गहरी बातें बताएंगे कि इसके पीछे ये फियर साइकोसिस पता नहीं क्या क्या कहेंगे। उर्दू का शायर बड़ी आसान भाषा में समझा देगा। अगर वो पूछ ले हमसे तुम्हें किस बात का गम है, वाह, अगर वो पूछ ले हमसे तुम्हें किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ ले हमसे। वाह, कितना सिंपल है। इससे ज्यादा सिंपल तरीके से इमोशनल बॉन्डिंग को कहाँ कोई किताब समझा सकती है? सही बात, ये तो सही बात। शायरी सिखाती है, उर्दू सिखाती है। थैंक यू सर, थैंक यू। राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज। आखिरी वर्ड्स विकास जी आपसे। मैं इतना ही कहूंगा कि उर्दू समाज के लोग, अभी तक उर्दू सिर्फ शेर व शायरी की भाषा है। अब समय आ गया कि उसको साइंस की, बिजनेस की, हर चीज की भाषा बनाएं, क्योंकि भाषा केवल शेर व शायरी से बहुत दूर तक चल नहीं पाती है। बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी हर बात। इलाके में उसका दखल हो तो उसकी जिंदगी दूर तक रहती है। शुक्रिया। चलिए, थैंक यू। एक शेर और सुना दीजिए विकास जी। शायरी को पहले लोग मानते थे सिर्फ इश्क और माशूकों का मसला है, तो कई लोग से पूछते थे कि शायरी क्या है। तो एक जफर गोरखपुरी नाम के शायर हैं, उन्होंने इसी पर एक गजल लिखी और वो कहते हैं, मिले किसी से नजर तो समझो गजल हुई, रहे ना अपनी खबर तो समझो गजल हुई। वाह, मिले किसी से नजर तो समझो गजल हुई, रहे ना अपनी खबर तो समझो गजल हुई। उदास बिस्तर की सिलवटें जब तुम्हें चुभें, न सो सको रात भर तो समझो गजल हुई। वाह, मैं चाहता हूं कि गजल इससे बाहर निकले, केवल बिस्तर की सिलवटों और माशूक के चेहरे तक सीमित ना रहे। और इस मामले में कई नए शायरों ने, मेरे प्रिय शायर साहिर लुधियानवी हैं,
और साहिर ने कैसे शायरी की दुनिया को चेंज किया, अगर आप एक शेर से देखें। ताजमहल हम सबको पसंद है। शकील बदायूं ने एक शेर लिखा ताजमहल पे, एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। ये वही तेवर है इश्क माशूक वाला। एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। पर जब साहिर ने देखा, साहिर की भाषा अलग है। एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। वाह 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 वाह, क्या तो बात। शायरी सिर्फ आशिक माशूक तक क्यों रहे, आम आदमी के पास भी तो जाए। सही। और एक बहुत अच्छे शायर आजम गोंडवी ने इस पर एक बड़ी सुंदर बात कही कि मतलब शायरी को अब बाहर निकालो इन सब चीजों से, भूख की दुनिया की तरफ लेके चलो, और गांव का आदमी, भूखा आदमी जब शायरी उसको देखना शुरू करेगी तब उसका दुनिया से लिंक बेहतर बनेगा। और मेरा कहना है उससे ज्यादा उर्दू के लिए बहुत जरूरी है कि वो ड्राइंग रूम से बाहर निकले, किचन तक जाए, छत तक जाए, बाजार तक जाए, ऑफिस तक जाए। और रघुवीर सहाय एक कवि है हिंदी में, उनकी भाषा में कहूं, हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, कम से कम वाली बात ना हमसे कहिए। हम तो उर्दू में हर बात कहेंगे, सिर्फ शायरी क्यों करेंगे। शुक्रिया।